हाय एवरीवन। यूपी पीसीएस के लिए आपके पास 100 दिन बाकी है ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे हम बात करें तो मोटा मोटा सारा टॉपिक्स हमारा क्लियर ही है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना है। चाहे आप हिस्ट्री की बात करो, ज्योग्राफी की बात करो, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन सब का रिसोर्स मोटा मोटा डिफाइंड है। बट जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो है करंट अफेयर्स को लेके कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से करें, कितना करें। रोज़ाना आपके कई मेल सिर्फ इसको लेके आते हैं कि आपको ये करंट अफेयर ऐसा बता दो जिसको पढ़ के हमारा यूपी पीसीएस का जो प्री है वो क्लियर हो जाए। करंट अफेयर्स की बात तो हम डिटेल में करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक डाउट ये भी है कि करंट अफेयर हमको कब से कब तक पढ़ना है। पहले हमारा एग्ज़ाम जब 17 मार्च को था और ये एग्ज़ाम 7 मार्च को पोस्टपोन हो गया, तो काफ़ी लोग ये भी डाउट कर रहे थे कि पेपर नया बना होगा कि नहीं बना होगा, और अगर पेपर पुराना आएगा तो जो करंट अफेयर रहेगा वो भी पुराना आएगा। तो हम इसकी बात करेंगे कि करंट अफेयर आपको कहाँ से कहाँ तक कवर करना है और क्या पेपर पुराना ही आएगा या फिर न्यू पेपर बना होगा, इसको हम डिटेल में देखेंगे। बट उससे पहले दो चीज़ें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक डिटेल शेड्यूल, जैसा मैंने यूपीएससी वालों के लिए, यूपीएससी 2025 वालों के लिए एक शेड्यूल प्रिपेयर किया था। आप में से काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि हम जो 100 दिन बाकी है उसके लिए मैं आपको एक डिटेल शेड्यूल प्रोवाइड कर दूं, सो दैट जो बचे हुए दिन है उसमें आपको रफ़ आइडिया हो जाएगा कि किस दिन क्या करना है और टाइम कैसे मैनेज करना है। तो जो डिटेल शेड्यूल है उसको मैं 1 या 2 दिन में प्रिपेयर करके उसका या तो वीडियो बना दूंगा या फिर उसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। और दूसरी चीज़, टॉपर्स कॉपी। नॉर्मली हमारे पास यूपीएससी वालों को टॉपर्स कॉपी होता है, बट जो लोग यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनकी कॉपीज़ बहुत कम अवेलेबल है। इसलिए मैंने जितनी भी नेट पे, जितनी भी टेलीग्राम पे टॉपर्स कॉपी अवेलेबल थी, सबका एक कंपाइलेशन प्रिपेयर कर दिया है और आप ये देख सकते हो। इसमें आपको हिंदी भी मिल जाएगा प्लस इंग्लिश मिल जाएगा। इसमें आपको एस्से के भी 1-2 कॉपी मिल जाएंगे, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। इसमें आपको रैंक 1, रैंक 11, रैंक 27, रैंक 29, रैंक 57 ऐसी काफ़ी कॉपीज़ मिलेंगी। और कुछ कॉपीज़ ऐसी भी हैं जो चेक्ड हैं, जो इवेल्युएटेड है। उसको देख के आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको आंसर्स कैसा लिखना होता है, आंसर कैसे प्रेजेंट करना होता है, क्वेश्चंस की डिमांड को कैसे फुलफ़िल करना होता है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टेलीग्राम का लिंक है। इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगा, तो आप यहाँ जाके इस कॉपी को, इस पूरे कंपाइलेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो रही आपकी शेड्यूल और टॉपर्स कॉपी की बात। शेड्यूल मैं 1 या 2 दिन में प्रिपेयर करके डाल दूँगा। नाउ करंट अफेयर्स की बात हम करते हैं। देखो, पहले आपका एग्ज़ाम जो यूपी पीसीएस का होने वाला था वो 17 मार्च को होने वाला था। पूरी टाइम लाइन आप यहाँ पे समझना। पहले आपका एग्ज़ाम 17 मार्च को था, बट ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। और पोस्टपोन किस दिन हुआ था? तो 7 मार्च को आपको न्यूज़ मिली थी कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। डैट मीन्स 7 और 17 मार्च के बीच का गैप कितना था? तो 10 दिन था। और लाजमी सी बात है कि पेपर आपका बन चुका रहता है। तो यहीं पे बहुत लोगों का डाउट आता है कि जो पेपर हमको 27 अक्टूबर को मिलने वाला है, क्या वही पेपर मिलेगा जो 7 मार्च को बना था, जिसका एग्ज़ाम 17 मार्च को होने वाला था? तो देखो, आपको सेम पेपर मिले जो पहले प्रिपेयर हुआ था, उसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है। क्योंकि पेपर पोस्टपोन होने के बाद आयोग में इतनी सारी चीज़ें हुई, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर थे उनको चेंज कर दिया गया। इसके बाद पेपर लीक को लेके काफ़ी इन्वेस्टिगेशन चला, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए। तो इन सब को देखते हुए इस चीज़ का ऑलमोस्ट 0% चांस है कि आयोग फिर से 7 मार्च का ही पेपर देगा। आयोग इतना बड़ा रिस्क फिर से नहीं लेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो एग्ज़ाम कंट्रोलर बदले गए हैं, नए एग्ज़ाम कंट्रोलर आए हैं, तो पेपर भी नया ही बनेगा। तो आप ये सोच के मत चलो कि जो 17 मार्च को पेपर आने वाला था वही पेपर आएगा। इसका मतलब ये है कि जो ये बीच का 6 महीना है, मार्च टू सितंबर, इस बीच के 6 महीने का भी आपको करंट अफेयर पढ़ना है। सिर्फ आप मार्च के पहले का करंट अफेयर पढ़ के नहीं जा सकते। तो आई थिंक टाइमलाइन क्लियर हो गई है कि आपको सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़ना है। देखो, मार्च तक का तो आपने पढ़ा ही है, जो आय दृष्टि आई थी वहाँ से आपका मार्च तक तो कवर हो गया है। बाकी जो ये 6 महीना है इसको आपको कवर करना है। और इसको कवर करने के लिए हम ये देखेंगे कि हम कौन सा रिसोर्स यूज़ करें। रिसोर्स को लेके भी डाउट आता है, क्योंकि जो करंट अफेयर प्री में आता है और जो मेंस में आता है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। प्री का जो होता है पूरा फैक्चुअल होता है, बट वही मेंस में जो होता है वो एनालिटिकल होता है। यहाँ पे आपको एनालिसिस चाहिए होता है। तो इन दोनों को कैसे हैंडल करना है हम ये भी देखेंगे। इसके बाद करंट अफेयर आपको पढ़ना कैसे है।
तो ये 3 मेन क्वेश्चन है, 3 मेन डाउट है जो ऑलमोस्ट सबके मन में है। पहले की हमने तो बात कर ही ली है कब से कब तक करना है। मार्च तक तो आप किए ही हो, अगर मार्च तक नहीं किए हो तो जो आय दृष्टि आई है उसको आप कर लो। बाकी का 6 महीना क्या करना है मार्च से सितंबर तक, उसको हम देखते हैं ना। देखो इस 6 महीने में आपको 2 चीज़ करना है, एक होता है आपका प्री का, दूसरा होता है मेंस का। अब यहाँ देखो प्री और मेंस को समझने के लिए कौन सा करंट अफेयर पढ़ें, आपको यहाँ भी एक टाइमलाइन देखनी होगी। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम मेंस का करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा जो विजन की मेंस 365 आती है उसको मैक्सिमम लोग मेंस के लिए यूज़ करते हैं, मेंस के करंट अफेयर्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इस बार देखो प्रॉब्लम क्या है, जो ये मेंस 365 है ना, वो विजन वाले तभी निकालते हैं जब यूपीएससी का मेंस होता है। नॉर्मली पहले क्या होता था कि जो यूपीएससी का मेंस है और जो यूपीपीसीएस का मेंस है वो बिल्कुल आसपास होता था। तो जो मेन 365 आप यूपीएससी के लिए पढ़ते थे उसी को आप यूपीपीसीएस के लिए भी पढ़ सकते थे। लेकिन इस बार क्या चेंज आया है, आपके यूपीएससी का मेंस जो है वो सितंबर से है, 20 सितंबर से। तो इसके आसपास मेंस 365 रिलीज़ हो रही है। मतलब यही जो जुलाई अगस्त का टाइम है मेन 365 रिलीज़ हो रही है 2024 के लिए। बट यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस का प्री आपका 27 अक्टूबर को है। एंड मोटा मोटा पहले का ट्रेंड देखें तो आपको एटलीस्ट 3.5-4 महीना मिलेगा प्री और मेंस के बीच में। तो आपका जो यूपीपीसीएस का मेंस है वो फेब में हो सकता है, बट फेब में आपके पास कोई भी मेंस 365 नहीं होगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्योंकि जो यहाँ मेन 365 आ रहा है वो तो सितंबर के एग्ज़ाम के लिए है। बीच का जो ये 5 महीना है सितंबर से लेके जैन तक, इसका जो करंट अफेयर है वो कहाँ से कवर करोगे। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो मेंस का करंट अफेयर होता है ना वो इशू बेस्ड होता है, आपको इशू पे काम करना होता है। ऐसा प्री की तरफ फैक्चुअल नहीं होता कि मान लो फेब में आपका एग्ज़ाम है तो कुछ चीज़ जैन में घटा है तो जैन का पूछ लेगा, ऐसा मेंस में क्वेश्चन नहीं आता। मेंस हमेशा इशू बेस्ड होता है और जो भी इशू ऑलमोस्ट 6-7 महीने से चलता रहता है, जो भी प्रोमिनेंट इशू रहता है यूपीएससी में या फिर यूपीपीसीएस में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम लोग सब कुछ फिर से एक बार कंक्लूड करें तो देखो आपका मेंस जो है वो फेब में हो सकता है, और फेब के लिए जो आपको करंट अफेयर पढ़ना है वो ये वाली मेंस 365 होगी जो इस वक्त आई है। इसके साथ 5-6 महीने का आपको मंथली देखना होगा कि इन 5-6 महीनों में सितंबर से लेके फेब के बीच में क्या क्या घटा है, क्या क्या इश्यूज़ जो हैं वो अराइज़ हुए हैं। क्योंकि मेंस में आपसे फैक्चुअल नहीं पूछता है, आपसे इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेंस का तो सॉर्टेड हो गया कि आपको मेंस के लिए करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है। मेंस 365 पढ़ना होगा और इसके बाद जो ये 6 महीना रहेगा इसके लिए आपको मंथली मैगज़ीन पढ़ना होगा। और ये मंथली मैगज़ीन कौन सा होगा, तो आप ये विजन का पढ़ना, ठीक है। इसको मैं आपको कवर करा दूंगा, इसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो यूपीपीसीएस प्री और यूपीपीसीएस मेंस के बीच का टाइम रहेगा, यहाँ पे जो भी मेंस से रिलेटेड क्वेरीज़ रहेंगे, जो करंट अफेयर रहेंगे, उसको मैं बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। ये तो रही आपकी मेंस की बात ना। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है प्री को लेके। प्रॉब्लम क्या आती है, कन्फ्यूजन रहती है कि हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि जो प्री में क्वेश्चन पूछता है वो फैक्चुअल पूछता है। एक चीज़ आप याद रखना, अगर आप ये सोच के जाओ कि 100% आप करंट अफेयर सॉल्व कर लोगे तो ये कभी नहीं होने वाला है। चाहे आप 1 रिसोर्स पढ़ के जाओ, 2 पढ़ के जाओ, 3 पढ़ के जाओ, बट 100% कभी भी करंट अफेयर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। यूपीपीसीएस कुछ क्वेश्चंस ऐसा देता है जो सॉल्व करने वाला होता ही नहीं है। इसीलिए कभी भी आपका टारगेट ये नहीं होगा कि आपको 100% सॉल्व करना है, बट आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 80 to 90% करंट अफेयर आपका सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का आ रहा है तो कम से कम आपका 25 बन जाना चाहिए। 35 आ रहा है तो कम से कम आपका 28-30 बन जाना चाहिए। और ये कैसे बनेगा, देखो इसमें आपका एक रिसोर्स तो फिक्स है, एक रिसोर्स तो ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ेंगे। वो कौन सी है, तो घटना चक्र की जो आय दृष्टि आती है वो सब लोग पढ़ेगा। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि एग्ज़ाम के ये 20-25 दिन पहले आती है, बल्कि होती है ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 150 से 200 पेज देखने को मिलते हैं। और एग्ज़ाम से 20-25 दिन पहले 150-200 पेज कंप्लीट करने के साथ साथ सब कुछ रिटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो देखो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है कि लास्ट में इसको पढ़ने की जगह हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ें। जो हमारे पास 100 दिन बाकी है, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे तो लास्ट में जो भी करंट अफेयर आता है घटना चक्र का, उसको पढ़ने में, उसको याद करने में इतना ज़्यादा जोर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
कोई भी एक मंथली मैगज़ीन, चाहे आप क्रॉनिकल ले लो, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण ले लो, चाहे आप घटना चक्र की जो मंथली आती है वो ले लो, या फिर आप विजन आईएएस ले लो। इनमें से आप कोई भी मैगज़ीन लो, बट यहाँ पे आपको प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। देखो इस वक्त मैं आपको प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास मेंस के हिसाब से करंट अफेयर को प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो मेंस का करंट अफेयर है वो आप मेंस 365 से करोगे, प्लस जो प्री के बाद मंथली मैगज़ीन आएगा उससे कवर करोगे। उसके पहले का जो भी आपको कवर करना है वो प्री के पर्सपेक्टिव से करना है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, प्री के लिए कहाँ से पढ़ना है और मेंस के लिए कहाँ से पढ़ना है। एक बार मैं फिर से रीआइट्रेट कर देता हूँ कि प्री के लिए आपको क्या करना है, चाहे आप क्रॉनिकल पढ़ो, प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र की जो मंथली आती है, या फिर विजन आईएएस आती है, इनमें से आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है प्री के पर्सपेक्टिव से। प्री में क्या पूछा जाता है, जो भी फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं वो आप यहाँ से पढ़ोगे। इसके बाद एग्ज़ाम से जब 20-25 दिन पहले आय दृष्टि आएगी घटना चक्र की, तो उसको आप कवर करोगे। ये आपका पूरा 1 साल का कवर करा देगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पिछले 6-7 महीने का मंथली पढ़ सकते हो। जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम कब है प्री का, अक्टूबर में है, ठीक है। मार्च तक आपने आय दृष्टि पढ़ाई है तो इसको यहीं रहने दो। बाकी इसके बीच जो मंथ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 महीनों का आप मंथली कर लो, प्लस लास्ट में जो आय दृष्टि आएगी वो कर लेना। देखो कट ऑफ ना बहुत हाई जा रहा है, ऑलमोस्ट 125 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रीलिम्स के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। इनफैक्ट आई वुड से कि जो प्रीलिम्स है वो मेंस से ज़्यादा टफ हो गया है, इसलिए आपको प्री के लिए भी डेडिकेटली प्रिपेयर करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो हम चलते चलते प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, आपको प्री के लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और देखो इस वक्त एक डाउट ये भी आता है कि हम प्रीलिम्स की पढ़ाई करें या फिर मेंस की करें। आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच नहीं होता, क्योंकि मान लो आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका प्रीलिम्स एक बार भी क्लियर नहीं हुआ है, आपका 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गया, बट आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, तो आपको प्री पे फोकस करना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा। आपको ये देखना होगा कि पहले अटेम्प्ट्स में आपकी क्या गलतियाँ थी, उन मिस्टेक्स को आप फिर रिपीट मत करो। आइडियली देखो आपको इस वक्त क्या करना है, आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है, प्लस प्री को टाइम देना है। मेंस के लिए आप यूपी स्पेशल ख़त्म करते रहो, बाकी प्री की आप पढ़ाई करते रहो। इसके अलावा जो जीएस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको आप प्री के बाद भी कंप्लीट कर लोगे। अगर आपका यूपी स्पेशल तैयार हो गया और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए, तो ये 4 सब्जेक्ट आप आराम से प्री के बाद भी कर लोगे। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको प्री क्लियर करना है, क्योंकि प्री में इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। यूपी पीसीएस वाले तो देंगे ही, इसके साथ यूपीएससी वाले भी देंगे, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए प्री नहीं चूकना चाहिए। सो आई होप कि रिसोर्स को लेकर आपका डाउट ख़त्म हो गया होगा, एंड डाउट के ऊपर आप यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। जितनी ज़्यादा वीडियो देखोगे, जितना ज़्यादा ओपिनियन सुनोगे, आपका माइंड सिर्फ डाइवर्ट होगा। सिंगल माइंडेड फोकस्ड वे में पढ़ाई करो। प्रिपरेशन को देखो ना एकदम सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल मत करो। मार्च तक आपने आय दृष्टि पढ़ा है, उसको पढ़ लेना। अक्टूबर में एग्ज़ाम है आपका, 20-25 दिन आय दृष्टि आएगा, उसको कंप्लीट कर लेना। और मार्च एंड अक्टूबर का बीच का जो टाइम है उसमें कोई भी एक मंथली मैगजीन उठा के उसमें जो प्री के पर्सपेक्टिव से पॉइंट है उसको पढ़ लेना। ना यहीं पे एक डाउट आता है कि प्री के पर्सपेक्टिव से पॉइंट कैसे पढ़ें। यहीं पे हम देखेंगे कि हाउ टू स्टडी मंथली मैगजीन फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव। इसको शो करने के लिए हम एक मंथली मैगजीन का एग्जांपल लेते हैं। ये देखो घटना चक्र की मंथली मैगजीन है, अप्रैल का ये एडिशन है। यहाँ पर आप इंडेक्स देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप PYQs देख लेना, क्योंकि PYQs देख के आपको पता चलेगा कि यूपी पीसीएस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद इस मंथली मैगजीन के किसी भी आर्टिकल में आप ये सेग्रीगेट कर पाओगे कि कौन से पॉइंट्स हमको प्री के लिए रखने हैं और कौन से पॉइंट्स हमको छोड़ने हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे मेंस के लिए आप सिर्फ एक बार रीड कर लेना, लेकिन मेंस के लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया कि मेंस हम कहाँ से कवर करेंगे। तो मेंस 365 से कवर करेंगे, प्लस प्री के बाद जो मंथली मैगजीन आएगी ना उससे हम कवर करेंगे। तो अभी हमारा फोकस क्या रहेगा, सिर्फ कि प्री के पर्सपेक्टिव से इस मैगजीन को कवर करना है, ताकि जो लास्ट में आय दृष्टि आती है उसको याद करने में, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर ना लगे। प्लस हम इसके अलावा एक मैगज़ीन और पढ़ लें
ताकि मान लो इससे आपका 50% 60% सॉल्व हो रहा है तो एक मैगज़ीन और पढ़ने से आपका 75% 80% सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम एक दो आर्टिकल का एग्जांपल लेके देखते हैं कि आपको प्री के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ना है। देखो सबसे पहला आर्टिकल है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-2024। मंथली मैगज़ीन आपको देख के बहुत बल्कि लगेगा, आप ये सोचोगे कि कैसे ख़त्म होगा और कितनी इन्फॉर्मेशन होगी, बट रियल में आप नोटिस करोगे तो एक पेज में मुश्किल से आपको 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके अलावा बाकी चीज़ जो है ना वो एनालिसिस पार्ट है, और एनालिसिस पार्ट सिर्फ आपको एक बार रीड करना है, उसका नोट्स प्रिपेयर नहीं करना है, मतलब प्री के उसको आपको छोड़ देना है। जैसे आप इसी एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे प्री में क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये है कि HDR रिपोर्ट जो है वो उसको कौन लॉन्च करता है, तो UNDP लॉन्च करता है। पहला फैक्ट ये हो गया, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ये पूछा गया भी है कई बार। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि HDR 2023-2024 रिपोर्ट का थीम क्या था, तो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये थीम हो गया। कौन लॉन्च करता है ये देखना है आपको। इसके बाद आपको रैंकिंग देखनी है, टॉप के 3 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। बॉटम के 3 कौन कौन से हैं, सोमालिया, साउथ सूडान और कार हो गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये बॉटम के 3 हो गए, ये टॉप के 3 हो गए। जो जो मैंने हाईलाइट किया है ना, यही सब प्री के लिए पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको ये देखना है, यहाँ पे जैसे दिया है ना, किन कंट्रीज़ को रैंक नहीं मिला है। पहला नॉर्थ कोरिया हो गया, दूसरा मोनाको हो गया, ये 2 कंट्री आप याद रखो। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इस पेज पे आओ, यहाँ देखो इंडिया की रैंकिंग क्या है, 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। आपको ये भी देखना है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, आपको ये भी देखना है कि टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, इसके साथ स्कोर क्या है इंडिया का, जैसे 0.644। ये तो 2022 की रैंकिंग है, इसके पहले वाली ईयर की थी वो भी आपको देखना है। 2021 में क्या रैंकिंग थी, तो 135 थी। इंडिया किस कैटेगरी में आता है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया का कैटेगरी क्या है। अब देखो यहाँ पे हमने 2 पेज देख लिया है, इस पूरे पेज में सिर्फ आपको इतना पढ़ना है प्री के लिए, और इस पेज में सिर्फ आपको ये देखना है प्री के लिए। ये सारी चीज़ आप एक बार सिर्फ रीड कर सकते हो, बट प्री के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं। इसके बाद यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ है उनका कुछ रैंक देख लो। श्रीलंका की रैंकिंग, चाइना की रैंकिंग, ये दोनों जो है वो हाई डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं, मतलब इंडिया से इनका रैंक ज़्यादा है। बट वहीं नेपाल का देखो, पाकिस्तान का, ये लोअर देन इंडिया, इनकी रैंक इंडिया से नीचे है, तो आपको ये देखना है प्री के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद कौन कौन सा डायमेंशन है, तो देखो 3 डायमेंशन है, हेल्दी लाइफ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पूछ सकता है कि SDI जो है वो कौन कौन से डायमेंशन को लेके रैंकिंग करता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, ये आपका 3 इंडिकेटर हो गया। ठीक है, यहाँ देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। पैदा होता, पढ़ता, पैसा कमाता, यहाँ देखो पैदा होता, पढ़ता, ये पैसा कमाता। ठीक है, ये 3 आपका इंडिकेटर हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इस इंडेक्स को डेवलप किसने किया था, तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने, और किसके साथ मिलके, तो अमर्त्य सेन। इंडिया के अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूब उल हक ने मिलके SDI इंडेक्स को डेवलप किया। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में, ये जो आपका रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, 1, 2, 3 पेज है पूरा, और 3 पेज में सिर्फ आपको ये प्री के लिए पढ़ना है, ये प्री के लिए पढ़ना है, और यहाँ प्री के लिए पढ़ना है। तो देखो जो आपको इतना बल्कि लगता है मंथली मैगज़ीन की बहुत कुछ पढ़ना है और 5-6 महीने का मंथली मैगज़ीन कैसे कवर करेंगे, बहुत आराम से आप कवर कर लोगे। आपके पास अभी भी 100 दिन है। एक दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो सेंटर नोटिफाई रूल्स फॉर CAA इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था और कब पार्लियामेंट ने इसे फाइनली पास किया था। तो देखो डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड आई थिंक कि डेट पहले UPPCS ने किसी एग्ज़ाम में पूछा है। लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ देखो दिसंबर 2019, और फाइनली पास कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 2019। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। इसके बाद इसके प्रोविज़न के अंदर कौन कौन आते हैं, तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, मतलब मुस्लिम को छोड़ के बाकी जो ये 6 रिलीजन हैं ये सारे आते हैं। और कौन कौन सी कंट्रीज़ से आते हैं, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये याद रखना। कट ऑफ डेट क्या रखी गई है, मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग आए हैं, जो भी मतलब कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से इंडिया में आए हैं, उनको सिटीज़नशिप दे दिया जाएगा। तो यहाँ आपको ये याद रखना है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है।
इसके बाद यहाँ पे देखो ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मतलब एटीएम विदाउट मनी, मणिपुर को छोड़ के बाकी जो एटीएम है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, यहाँ पे लागू नहीं होगा। इसके अलावा जिस स्टेट में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, यहाँ पे भी लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो फैक्ट हैं प्री के लिए, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। एक चीज़ और याद रखना कि जो सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड 11 साल से हटा के 5 साल कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इस पेज में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था और ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पेज में जाओ तो ये सेक्शन याद रखना कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसका सेक्शन 6B जो है वो सिटीजनशिप से डील करता है। इसके बाद जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कैजुअल रीड दे सकते हो, बट प्री के लिए यहाँ पे कुछ आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो देखो इस पूरे आर्टिकल में जो आपका आर्टिकल था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का 10-12 लाइन से ज़्यादा आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। और इसी तरह ये भले ही आपको बहुत बल्कि लगे मंथली मैगज़ीन, बट मुश्किल से आप पूरे मंथली मैगज़ीन को आराम से 2-3 दिन में ख़त्म कर दोगे। सो नाउ आई होप कि करंट अफेयर को लेकर जो भी डाउट होगा आपके मन में, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ ख़त्म हो गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी रही शेड्यूल की बात, उसको मैं 1 से 2 दिन में प्रिपेयर करके अपलोड कर दूंगा। एंड टॉपर्स कॉपी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मेंस से पहले आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आंसर्स कैसे लिखा जाता है, क्या आंसर्स की रिक्वायरमेंट होती है और हमको आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है। सो यहाँ पे एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।